हेलो एवरीवन। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है आंसर राइटिंग में। अगर कहें कि इस वीडियो के बाद एक हद तक खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी तो ये गलत नहीं होगा। शायद पहली बार, जहां तक मेरी जानकारी, मैं बहुत इस तरह के वीडियोस नहीं देखता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आंसर राइटिंग पे इस तरह का वीडियो आज तक आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि हम उस की पॉइंट और वो प्रॉब्लम को दूर करने की बात करेंगे जिसको अमूमन नहीं किया जाता है। आंसर राइटिंग सिर्फ करवा दी जाती है। आंसर राइटिंग कैसे ठीक होगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और ये एक समस्या भी है। नए स्टूडेंट्स हो या पुराने स्टूडेंट्स हो, आंसर राइटिंग में दिक्कत किसको आती है? दिक्कत उनको आती है जो आंसर राइटिंग को समझ नहीं पाते हैं। आंसर राइटिंग क्या है एक बार तो समझना पड़ेगा। देखिए, तैरने कहा और कुछ डायलॉग्स हैं, लाइक जब आप तैरने के लिए कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिकली जब नदी में कूदेंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने थ्योरी को या तैराकी को बारीकी से समझ लिया ना, तो आप वहां जब आपको फेंका भी जाएगा और एक और अननोन लड़का जिसको तैराकी के बारे में कुछ नहीं, उसको फेंका जाएगा, दोनों में अंतर होगा। आपको ये बात पता होगी कि गर्दन ऊंचा रखना किसी भी स्थिति में, आपको ये हो सकता है पता है कि उल्टा लेट के पानी हाथ चलाने लगो, ये संभव है अगर आपको थोड़ी भी इसकी जानकारी होगी। तो वही है एक्चुअली आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में प्रैक्टिकल तो करना ही है, हमें आंसर तो लिखना ही है, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी है ना, वो जरूरी है। उसके बाद और चीजें यहां पे हम पूरी तरह से इसको कवर करने वाले हैं, ताकि इससे मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीके से आप चीजों को अभी तक नहीं समझे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखो, क्योंकि मैं इस सेशन के अंदर उस सेक्शन पे चोट करने वाला हूं जिस पे नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को ही लोग नहीं समझते हैं। एक्चुअली दिक्कत वही है। पहला, आप यदि किसी भी सवाल को लिखने जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सवाल को, उस सवाल से रिलेटेड और भी एस्पेक्ट को आपको जानना चाहिए। अब आपके मन में होगा क्यों जानने की जरूरत है? एज फॉर एग्जाम्पल, यदि 1857 पे आपको लिखना है, आंसर लिखना है, मान लो मेंस का आंसर लिखना है, 1857 कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसके कारण क्या थे, इसका परिणाम क्या था, राइट, ये असफल हो गया तो क्यों हुआ, टाइप की चीजें समझ में आ रहा है। अब मान लो आपसे सवाल क्या पूछा, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप समझिए इस बात को कि आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर आपके सामने एक सवाल आ गया, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इट मींस आप सीख रहे हैं, सीखने का तरीका अलग होता है, एग्जाम हॉल में लिखने का तरीका अलग होता है। आप जब यहां मजबूती से सीख लोगे ना, एग्जाम हॉल वाला चाहे जो कर ले आपको हिला नहीं सकता है, और इससे मजबूत तरीका बहुत मुश्किल है ढूंढना। ये अभी तक सबसे बेस्ट है, आप इसको ट्राई कीजिए। मान लो आपसे 1857 की क्रांति का कारण और परिणाम पूछ दिया गया, मान लीजिए पूछ दिया गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप ढूंढिए कि 1857 का जो ये क्रांति है, ये जो परिणाम है, क्या इसके आसपास भी कुछ और भी है क्या? ठीक है, एक और है, जैसे क्या ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा भी पूछा जाता है ना। इसके सारे पक्षों को पकड़िए, उसका कारण है, अभी हम बात करेंगे कारण, एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अब दूसरा, मान लो मॉनसून आ गया, मॉनसून आ गया। अब मॉनसून आया तो मॉनसून कैसे आता है, मॉनसून को समझाएं, मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर जो इंपैक्ट डालता है। एग्रीकल्चर, अगर कोई इस पे डिपेंडेंट है तो कृषि के लिए ये जुआ कैसे है, कृषि के लिए गैम्बलिंग कैसे है। कई सारे पक्ष खुले ना कि मानसून मतलब कैसा होता है, आप समझाए इसको, ठीक है, इससे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके लिए कैसे जुआ है, या मॉनसून बीच बीच में डिस्टर्ब होता है तो कैसे होता है। इट मींस कहने का, कोई भी टॉपिक जब आपके पास आए ना या स्टार्टिंग में, उसके और भी पक्षों को खोद के निकालिए, गड्ढे से खोद के निकालिए, लेकिन उन पक्षों को निकालिए जरूर, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये पक्ष अगर आप नहीं निकालेंगे
तो एक अप्रोच डेवलप होना चाहिए, एक जो विजन डेवलप होना चाहिए, वो अप्रोच और विजन डेवलप नहीं होगा। आप जब इस तरह से पहला दूसरा 10 ऐसे ऐसे करके 15-20 सवालों पे जब काम कर लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कारण जब आएगा तो ऐसे लिखना है, परिणाम जब आएगा तो वैसे लिखना है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस अलग तरीके से, रीजन अलग तरीके से, या उसका मॉनसून का इंपैक्ट आता है तो इंपैक्ट में हमें ये चीज डालनी है, और एग्रीकल्चर के लिए जुआ कैसे है तो उसके लिए अलग डालना है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं उसके लिए अलग कंटेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में डालने हैं। तो ऐसे करने से आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कंटेंट डालना सीख लेंगे। अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपकी पता है क्या है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तो पूछा जा रहा है कारण, तो डाल देंगे परिणाम भी, पूछा जाएगा परिणाम तो डाल देंगे कारण भी, साथ में कुछ और भी, जितना नॉलेज होगा सब उतार देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है। अब जब आप ये करोगे ना तो आपके लिए बॉक्स तैयार हो गया, यानी अगर कारण पूछा तो यहां, परिणाम पूछा तो यहां, उसका प्रभाव इंपैक्ट मतलब परिणाम पूछा तो यहां, अनसक्सेस का कारण पूछा तो यहां, तो जैसा भी सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग आप अब डालना सीख जाएंगे। यदि आप उसको हॉलिस्टिक वे में देखेंगे तो कुछ ही सवालों पे ऐसा करना है, लगातार नहीं करना, कुछ सवालों पे लेकिन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ही है, सवाल आया हम लिखने लगे, सवाल के पक्षों को पढ़िए पहले, तो आपका वो बेस मजबूत होगा। क्लियर? एक तरह के प्रश्न को आप समझ गए, उनके पक्षों को। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको अलग अलग तरह के सवालों को पढ़ना है। समझिए, अलग अलग तरह के सवालों को पढ़ना है, और अलग अलग सब तरह के सवालों को पढ़ने के बाद उसके पीछे के जो टेल वर्ड्स हैं उसको भी पढ़ना है। सवालों में आपने सुना होगा समालोचना, इंग्लिश वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आलोचना, व्याख्या, टिप्पणी, कुछ ऐसा रहता है, प्रकाश डालें टाइप की चीजें रहती है। अलग अलग तरह के सवाल को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। लाइक क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एवेल्युएट, एग्जामिन, कमेंट, थ्रो लाइट, एक्सप्लेन, ऐसे करके सवालों के पीछे टेल वर्ड होता है। इस तरह के शब्दों के पीछे लगने के बाद क्वेश्चन में क्या लिखना है, इससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़िए कि जब टिप्पणी आए तो कैसे उसके अंदर हम चीजों को, अब कंटेंट आपने पढ़ लिया, कारण परिणाम ये सब सीख लिए ना, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। कैसे करोगे इंप्लीमेंट? तो इस जैसे कमेंट की बात आई तो कमेंट में क्या करेंगे? कमेंट की बात आई तो कमेंट के अंदर जो हमारे पास रीजन है, क्या, क्यों, कैसे, कारण, ये सब, उन सबको एक एक करके डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग। उसी तरह से लाइट, थ्रो लाइट, चीजों को खोल के रख देंगे। क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचना भी कर देंगे। तो अब इस क्रिटिकली एग्जामिन में का मतलब क्या होता है, आलोचना का मतलब क्या होता है, टिप्पणी का मतलब क्या होता है, और क्या है, जो भी इस तरह की चीजें प्रकाश डाले, परीक्षण करे, इनका मतलब क्या होता है, पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी लिखना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला काम, क्वेश्चन के चारों पक्ष, सभी पक्षों को, अब क्वेश्चन के साथ उसके टेल वर्ड को आपको समझ लेना है। 2 काम हो गया। तीसरा काम, अब आपको तीसरे फेज में पता है क्या करना है? तीसरे फेज में आपको करना है इस तरह के अलग अलग सवालों का सॉल्व पेपर, जो सॉल्व पेपर आता है अच्छे पब्लिकेशन का या अच्छे लोगों के द्वारा लिखा हुआ, या मतलब इस तरह के सवालों पे जो बढ़िया आंसर है, उस आंसर को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही गहराई के साथ आपको पढ़ना है। क्लियर? समझिए, अलग अलग तरह के टेल वर्ड, अलग अलग तरह के सवालों के आंसर को आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना है। उनके बीच के जो अंतर है वो भी समझना है।
किसी सवाल में यदि आलोचना वर्ड डाल दिया, दूसरे में व्याख्या डाल दिया, तीसरे में टिप्पणी डाल दी, चौथे में प्रकाश डाल दिया, ऐसे ही करके अलग अलग, और उसके आंसर फॉर्मेट में कैसे बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आपको पढ़ना है, पढ़ के पकड़ना है, पढ़ना है और पढ़ के उसको क्या करना है, पकड़ना है कि किस तरह के चेंजेस दिख रहे हैं, किस तरह का बदलाव आ रहा है, इसको आप समझिए। क्योंकि अभी लिखना तो दूर की बात है, लिखना बहुत दूर की बात है, अभी पहले समझिए, एक अप्रोच, अपने खाली जगह को पहले भरिए, कलम तो तब चलेगा ना, तो उसको करना है आपको। इसके बाद कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी लिखने के पहले आपकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। आप फॉर्मेट बनाएंगे, आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर आप जैसे कुछ भी वाई, व्हाट और कुछ भी इस तरह के सवाल, पॉइंट्स, ये सब आप लिखोगे, ठीक है। सब लिखोगे। उसके बाद कंक्लूजन, इंट्रो, चलो मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टे कर रहा हूं, मतलब आगे पीछे कर रहा हूं। इंट्रो मतलब इस तरह से आप लिखेंगे। अब पॉइंट्स है तो पॉइंट्स के अंदर आप पहला काम क्या करेंगे, रैंडम डालोगे। पहला रैंडमली कुछ भी रैंडमली डाल दिए। अब ये जो रैंडमली डाले हो, क्योंकि अभी आपको जब आप लिखने के लिए बैठेंगे ना, आपको याद नहीं आएगा, तो फॉर्मेटिंग आपको सबके पहले करना है। पॉइंट्स रैंडमली अभी डाल दिए। जब रैंडमली आप पॉइंट्स डाल देंगे, जो याद आ रहा फटाफट लिखते चले जाइए, क्योंकि भूल जाएंगे आप। अब इसको देखिए कि क्या ये 1 नंबर पे जाना है, अब इसको 1 नंबर पे डालिए, इसको 2 नंबर पे डालिए, इसको 4 नंबर पे डालिए, इसको सबसे नीचे लेके आइए। अब कहां डालना है वो अपने हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ऊपर लेके जाइए, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको उसी के अकॉर्डिंग नीचे लेके जाइए। ये सब आप फॉर्मेटिंग में करेंगे। फॉर्मेटिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे अप्रोच करना है, किसी थिंकर का अगर नाम डालना है, कोई कोटेशन डालना है, वो आप यहां लिख सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो। कोई यहां पे डाटा भी पॉइंट के अंदर डालना है तो वो डाटा आप दिखा सकते हैं। सवाल नहीं समझ में आ रहा, वाई व्हाट टाइप के क्वेश्चन राइज करके यहां पे इसका आंसर लिख सकते हो। आपको इससे आंसर लिखने में मदद मिलेगा। ये सारे काम आप इस फॉर्मेटिंग में करेंगे। हर सवाल छोटा हो या बड़ा, बिना फॉर्मेट के आपको करना ही नहीं है, बिना फॉर्मेट के आपको नहीं करना। तो फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। फॉर्मेटिंग का मकसद क्या होता है? मकसद होता है जो सवाल आपके सामने आया उसको पूरी तरह से तोड़ देना। उस तोड़ने के बाद जो जो चीज आप लिखना चाहते हैं ब्रीफ में उसको लिख देना, उसको अरेंज कर लेना, ताकि लिखते समय लगे अरे ये ऊपर होना चाहिए था, अरे ये छूट गया। ऐसा कुछ नहीं, अगर लिखते लिखते भी छूट गया लग रहा है ना, आप यहां पे डाल दो, फिर आप यहां से उठा के वहां पे डाल दीजिएगा। फॉर्मेटिंग करना है, लगातार करना है, कोशिश कीजिएगा एग्जाम पेपर में भी करने का। नहीं भी आपको जरूरत पड़े ना, एग्जामिनेशन के पेपर में आप फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि लड़का ने ये काम किया है, उस पे उनका एक पॉजिटिव एक व्यू जो है ना आपके प्रति बनेगा। तो इसीलिए फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। तो बिना फॉर्मेटिंग के आप करना मत। फॉर्मेटिंग जब कर लोगे तो अगला कदम आएगा पेन का, क्योंकि अब आप लिखने वाले हैं। ये फॉर्मेटिंग तो चलो उसी का एक पार्ट है सीखने का। अब एक्चुअली आप लिखना शुरू करने वाले हैं, उसके पहले तय कर लीजिए किस पेन से आपको लिखना है। जिस पेन से लिखना है, 1 2 3 4 जितने पेन ट्राई करना है ट्राई कर लो। जिस भी पेन से आपको लिखना है उस पेन को फिक्स कीजिए। अब उसी से लगातार लिखिए जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखना चाहते हैं। तो यहां तक एक तरह से प्री आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का प्रोसेस है। ये एक तरह से आप समझ लो कि ये थ्योरी पोर्शन है। इस तरह से आपको तैयार होना होगा। अब आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं। अब कॉपी पे आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं। क्या डायरेक्ट कर दोगे? नहीं, ऐसे कैसे होगा? अभी तक तो आपने थोड़ा सीखा है। अब आंसर राइटिंग जब करने वाले हैं तो आपको पता है समस्याएं जितनी कम हो उतना बेहतर पकड़ बनता है। आपकी समस्याएं आंसर के अंदर के जो पार्ट हैं वो है। किसी भी आंसर के अंदर एक इंट्रो होता है, एक मिडिल पार्ट होता है जिसको आप बॉडी वाला सेक्शन कह सकते हैं, और एक कंक्लूजन होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इंट्रो लिखना सीखना है।
इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना सीखना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना सीखिए, फिर कंक्लूजन लिखना सीखिए, उसके बाद तीसरा काम है बॉडी। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला इंट्रोडक्शन सीखना है, दूसरा बॉडी पार्ट सीखना है और तीसरा कंक्लूजन सीखना है। ये तीनों काम आपको करने हैं, ये तीनों काम टुकड़े में करना है। अलग अलग सवालों के इंट्रोडक्शन आपको लिखने हैं, 10, 15, 20, 25 का लिख डालो। उसके बाद अलग अलग तरह के सवालों के कंक्लूजन भी आपको लिखने हैं और फिर बॉडी पार्ट पे काम करना है। अब सवाल है कि लिखेंगे कैसे? सवाल है लिखेंगे कैसे? इतने पढ़ने से काम चल गया कि अब बढ़िया आंसर लिख देंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी है। अभी आपको क्या करना है, ये लिखना है, बट कैसे लिखना है? कुछ भी इस तरह के आंसर राइटिंग का बुक्स आता होगा, मैंने किताबों की मदद लेनी है, नोट्स की मदद लेनी है, कोई भी आंसर आपके पास है तो आंसर्स अगर है उसकी मदद लेनी है। यानी आप हेल्प लेंगे, आप मदद लेंगे आंसर राइटिंग करने के पहले, आप मदद लेकर लिखेंगे आंसर राइटिंग। वो अच्छी किताब की, नोट्स की, टीचर की, मेंटर्स की, जहां से जहां जो भी पढ़े इंटरनेट से, आप उसकी मदद लेके लिखेंगे। और समस्या, सर टाइम बहुत लग जाता है, सर वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए? ये इस स्टेज में आने के बाद नो टाइम लिमिट, ठीक है, नो वर्ड लिमिट, नो वर्ड लिमिट, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं, कुछ भी नहीं। यानी आपको इस फेज में जितने टाइम में आंसर लिख सकते हो, जितना बढ़िया लिख सकते हो उतना बढ़िया लिखिए, कोई इशू नहीं है। जितने वर्ड्स में लिख सकते हैं उतने शब्दों में लिखिए, लेकिन आंसर कसा हुआ होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। तो जितना टाइम आपको लेना है लो, जितने वर्ड लिमिट आपको चाहिए, तो कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखना है कि समय 3 घंटा लग गया, समय 2 घंटा लग गया एक आंसर लिखने में, या हमने 800 वर्ड में लिख दिया, या 200 वर्ड में लिख रहे हैं। जितना में लिखना है आप लिखो, आपके हिसाब से आंसर में बतौलेबाजी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपने आंसर को आपको चेक करवाना है। तो अपने आंसर को आप सेंड कीजिए। कहां करेंगे वो आप देखेंगे। आप कोई आपके जानकार जो बढ़िया आंसर चेक करते हो, एक्सपर्ट हो, उसके पास अपने आंसर को भेजिए, मेंटर के पास भेजिए, टीचर के पास भेजिए, सीनियर के पास भेजिए, जहां भेजना है भेजिए। आप अपने आंसर को रेगुलर चेक कराइए, लेकिन यहां पर भी एक रूल फॉलो करना है, यहां पर भी रूल फॉलो करना है, बिना उसके नहीं। आंसर लिखने में क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, मैं देख रहा हूं लगातार आंसर राइटिंग तो हम भी करवा ही रहे हैं। आंसर राइटिंग के दौरान, और ये 100% लापरवाही आप भी करेंगे, करते होंगे, एकदम करते ही होंगे। 99.9% स्टूडेंट करता है ये, जो गलती नहीं करनी चाहिए। इसके कारण आपका ये जो पीरियड है ना आंसर राइटिंग सीखने का, वो बहुत लंबा खिंच जाता है और कई बार तब भी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो वो क्या करना है, जैसे मान लो आपने आंसर राइटिंग लिखा, मान लो 1857 पे आपने लिखा, अब आपको चेक करवाना है। तो आपने लिख दिया और लिखते ही लिखते लग रहा है अरे ये आंसर ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अब आपको लग रहा है कौन दोबारा लिखे, भेज देते हैं, जो करेक्ट करके भेजेंगे तब देखा जाएगा। ये सबसे देर करने वाला फॉर्मूला है, सबसे। आंसर जब आप लिखो ना, अपने आंसर को खुद पढ़िए, आपको जैसे लगे कि हमारे आंसर के अंदर गलतियां हैं, उसको पकड़ लीजिए, गलती को नोट कीजिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए। फिर से आंसर लिखिए, अगर उसके अंदर भी कमी लगे, फाड़ के रखना भी नहीं है, फाड़ के सीधे कॉपी से हटाइए उसको, कोई हमदर्दी नहीं। फिर आंसर लिखिए आपके हिसाब से, जो बेस्ट आप उस समय अपने नॉलेज के आधार पर लिख सकते हो ना, वो भेजो चेक करने के लिए, उसे चेक करने के लिए भेजिए। उसके बाद देखिए कमाल, वो जब चेक होगा ना, उसके अंदर भी कमी पकड़ी जाएगी, लेकिन उससे मतलब उसके 5 गुना कमी तो आपने खुद पकड़ के हटा दिया। नहीं तो अगर आप पहला वाला आंसर भेजते तो वो सामने वाले क्या सोचते, और इसको एडवांस लेवल कैसे बताएं, इसका तो यही गलती है। तो वो आपको वहीं पे बताते जो आप खुद पकड़ सकते हैं। उनको लगेगा कि तो ये भी नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली आप कर सकते हैं। आपके आलस पना नहीं, आपको नहीं करने दिया। तो आप क्या करोगे,
आप जो भी आपको बेस्ट लगे ना, जब तक बेस्ट ना लगे उसको फाड़ते रहिए और बेस्ट आंसर लिख के दीजिए। ये काम करेंगे तो आपका आपके अंदर का दिमाग डर जाएगा अगली बार से, बोलेगा अगर अच्छा नहीं लिखे ना तो फाड़ना पड़ेगा, कौन मेहनत करेगा, इतना अच्छा ही लिख दो पहली बार में। और एक्चुअली में ये होता है, ये वर्क करता है। तो ये काम हो गया आपका। तो आप तब बेस्ट लिखिए और उसके बाद वहां से फीडबैक के आधार पे आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए। तो ये एक तरीका हुआ। यहां अभी तक आंसर आपका कैसे चल रहा है, अभी तक आंसर कैसा चल रहा है, अभी तक आप देख के लिख रहे हो ना, आंसर आप देख के लिख रहे हैं, आप देख के ही लिखेंगे। आंसर आप देख के लिख रहे हैं, आप देख के लिख रहे हैं, आप देख के ही लिखेंगे। आपके एक्सपर्ट आपके आंसर को चेक कर रहे हैं। नो वर्ड लिमिट, नो टाइम लिमिट, ठीक है। अभी आपको देख के लिखना है, शब्दों का कोई लिमिट नहीं है, अब लिमिट में आना है। लेकिन क्या इसको अब आपको खत्म करना है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी आप देख के लिख रहे हैं तो ये चलता रहेगा। लेकिन आपको अब वर्ड लिमिट को कंट्रोल करना है। नो वर्ड लिमिट को आपको खत्म करना है, ठीक है, खत्म करना है। अब आपको देख के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर करके शब्दों को, जो आपका आंसर है वो एक वर्ड लिमिट फ्रेम में आना चाहिए। आंसर अभी भी आपको देख के लिखना है। किताब, नोट्स, जहां से मदद मिलता है आपको देख के ही लिखना है और देख के ही लिखना है, और ये वर्ड लिमिट के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये काम आपको देखते देखते ही कर लेना है। ये स्टेज क्लियर। अब इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। कोशिश कीजिए अब जब ये हो जाए ना, ये ओके हो जाए, नो ये वाला, तब कोशिश करना है इस पे एक्शन लेने का। अब आपको क्या करना है कि ये जो नो टाइम लिमिट है ना, इसको भी देखते देखते तोड़ देना है। देख के अभी भी आप लिखेंगे, इसको देखते देखते कोशिश कीजिए कम करने का। लेकिन चूंकि आप देख के लिख रहे हो ना, ये टाइम लिमिट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देख के लिखने के कारण टाइम लिमिट में ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है देखते देखते इसको भी जितना कम कर सकते हो वो कम कर देना। लेकिन अब आपको विद इन ए टाइम फ्रेम लिखना है, ठीक है, विद इन ए टाइम लिखना है। अगर विद इन ए टाइम लिखना है तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देख के नहीं लिखना। अब ये खत्म कहानी देख के लिखने की। अब आप बिना देखे लिखेंगे, टाइम में लिखेंगे, वर्ड लिमिट में लिखेंगे। वर्ड लिमिट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहां काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी परफेक्ट यहां नहीं हुए हैं। अब आपको टाइम में सीखना है, लिखना है। टाइम में वही आदमी लिख सकता, वही स्टूडेंट लिख सकता है जो फैक्ट्स को याद कर लिया हो, पॉइंट्स को याद कर लिया हो, इंट्रो के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं उसको याद हो। अब कहोगे कैसे, आपको पता है ना मेजर टॉपिक्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, असहयोग, सविनय, 1942, नेशनलिज्म, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कांग्रेस की स्थापना टाइप के सवाल आते हैं ना, राष्ट्रीयता का विकास टाइप का, उसके पॉइंट्स तो याद रखने होंगे आपको। वहां दिमाग लगाओगे कि अच्छा ये पॉइंट्स हो सकता है, वो हो सकता था, तो फॉर्मेटिंग भी हो गई, कहानी खत्म। तो आपको विद इन ए टाइम फ्रेम लिखने के लिए अब याद करना होगा चीजों को, पॉइंट्स याद करने होंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा लिख के रखना होगा इन सब टॉपिक पे, तो वो भी लाइन आपको याद रखना होगा, कोटेशंस याद रखने होंगे। ये सब याद करना शुरू कर दीजिए तो विद इन ए टाइम फ्रेम आप आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बीच में रेगुलर आप आंसर चेक करवाते रहेंगे, रेगुलर आप अपने आंसर को चेक करवाएंगे, ये ध्यान रखना। और लास्ट में एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आने पे क्या सवाल है कि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, छोड़ दें? यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ना इसका बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर जो टर्म्स यूज हुए हैं, WH क्वेश्चंस इसके अंदर अप्लाई कीजिए और इसको इस पे खींच दीजिए। जो उसके अंदर कुछ टर्म यूज हो सकता है ना, जैसे राजकोषीय घाटा या पर्यावरण प्रदूषण टाइप के टर्म्स आएंगे ना, उस टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए और WH क्वेश्चन का यूज कीजिए। व्हाई, व्हाट, whom, where, whether टाइप की चीजें का यूज कीजिए। तो सवाल आएगा अच्छा व्हाट क्या है ये पर्यावरण प्रदूषण, व्हाई क्यों होता है ये,
वेन कब होता है? तो जब ये WH क्वेश्चन फॉर्म करने लगोगे ना, तो आंसर वो आपको खुद आपका दिमाग आपको बताने लगेगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि आप पूरी तरह से अपने आंसर जो नहीं भी आ रहा होगा ना, उसको एक बेहतर तरीके से सेव कर लेंगे और बहुत कम नंबर की जगह एक ठीक ठाक नंबर आपको आ जाएगा। तो नहीं से बेहतर है आंसर लिखना। और दूसरा, एकदम ही नहीं आता हो तो बेहतर यह है कि फ्लो चार्ट बना दीजिए, फ्रेमिंग कर दीजिए। ठीक है, फ्रेमिंग कर दीजिए, लेकिन छोड़िए मत, छोड़िए मत। तो आंसर राइटिंग ऐसे करना है। अब आपको प्रैक्टिकली आंसर राइटिंग करना है, जो आप कीजिएगा। बीच बीच में आंसर राइटिंग में आंसर के साथ हम आपको आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, तो वो भी चलता रहेगा ताकि आप आंसर राइटिंग बढ़िया से कर सको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए तरीके से। और आज के लिए इतना ही काफी है।